बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। हमने पिछला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है वो स्टडी कर लिया है और अब हमारे पास जो है ना वो सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना? तो सेकंड चैप्टर में आपके पास टॉपिक है, आपके पास सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो क्या होता है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? ये अब हमने इस चैप्टर में सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है गुडविल क्या होती है। आपने 11th में सुना है इसके बारे में कि गुडविल जो है वो क्या होती है। गुडविल और कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ गुड नेम ऑफ द फर्म, इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है ना? रेपुटेशन का मतलब कि पुराने कस्टमर बार बार अगर आप ही के पास आते हैं तो यही आपकी क्या मानी जाती है भला? रेपुटेशन जो है वो मानी जाती है। ठीक है ना? तो किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन यानी कि गुडविल वो होना बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना? हालांकि ये नजर नहीं आती है आपको, होती तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको आप देख नहीं सकते, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसका, लेकिन ये बड़ी वैल्यूएबल एसेट होती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल। इसके बिना प्रॉफिट अर्न करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता है। इसके बिना तो यूं कह दो आप कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ी जो है वैल्यूएबल एसेट जो है वो मानी जाती है। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में। कुछ टाइम पहले की बात है, ये 5-7 साल पहले की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एक कंपनी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हर घर में उसका प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा और वो है मैगी। मैगी तो आप सब खाते होंगे ना बच्चों, है ना? बहुत ही टेस्टी होती है, 2 मिनट में तैयार हो जाती है, राइट? तो मैगी के बारे में क्या था, 5-7 साल पहले की बात है कि अफवाह फैली कि मैगी में जो है ना लेड मिलने लगा है। लेड समझते हो ना? ठीक है ना? बहुत ही रिस्की होता है वो हेल्थ के लिए। तो जब ये अफवाह फैली तो लोगों ने जो है ना मैगी के नूडल्स जो है वो खरीदना बंद कर दिए। ठीक है? और मैगी के नूडल्स जब खरीदना बंद कर दिए लोगों ने, मैगी की जो रेपुटेशन होती है वो धीरे धीरे खराब होती गई और उससे उसका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगा। बहुत ज़्यादा जब अफेक्ट होने लगा बिजनेस तो लगभग उसकी सेल जो है बहुत ही खत्म हो गई थी। 1-1.5 साल तक मैगी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं खरीदने के बारे में। ठीक है? और इसी दौरान बहुत छोटी मोटी कंपनियां और ईपी नूडल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई और वो अपना माल बेचना शुरू कर दिया, राइट? फिर 1.5-2 साल के बाद जब मैगी के बारे में जो अफवाहें फैली थी वो सब दूर हो गई, खत्म हो गई, तो फिर से मैगी जो है उसकी रेपुटेशन बन गई और वो अब फिर से मार्केट में आ गई और अब आप देखते हो कि घर घर में जो है मैगी फिर से अवेलेबल है और हर बच्चा हर बड़ा उसको जो है खा के खुश हो जाता है, राइट? तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर रेपुटेशन खराब हो जाए किसी भी बिजनेस की किसी भी कारण से, ठीक है ना, तो उस बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, बहुत ज्यादा, और उस बिजनेस के बंद होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो गुडविल है ना ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जो है एसेट मानी जाती है। तो है तो ये इंटेंजिबल लेकिन बड़ी ही कीमती। ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं देखो जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। गुडविल को अफेक्ट करते हैं जो सबसे पहले तो देखो नेचर ऑफ द बिजनेस है। हमारे बिजनेस का नेचर किस टाइप का है, हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट किस टाइप का है, राइट? तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारी गुडविल को। अगर हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का है कि जो रेगुलरली यूज होता रहता है, कस्टमर्स को और डेली उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है ना? उसके बाद साइज ऑफ द बिजनेस। देखो अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके अंदर, तो ऐसे बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो ज्यादा रहेगी। और जिस बिजनेस में कैपिटल जो है वो कम इन्वेस्टेड है उसकी आमतौर पे रेपुटेशन जो है वो कम रहती है। लाइसेंस, अगर आपके बिजनेस में लाइसेंस जरूरी होता है और आपने लाइसेंस ले रखा है, ठीक है ना, तब तो आपके बिजनेस की गुडविल जो है वो अच्छी होगी, ज्यादा होगी आपके बिजनेस की गुडविल। और अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना, तो आपका बिजनेस तो फिर कभी भी बंद हो सकता है। इसका मतलब तो वो इलीगल तरीके से चल रहा है, तो ऐसे बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो ना के बराबर होती है। पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट्स तो आप समझते हो सब बच्चे। अगर आपने अपने प्रोडक्ट का, राइट, अपने फार्मूला का, जिसका भी आपने पेटेंट करा रखा हो, अगर आपको पेटेंट राइट्स मिले हुए हो तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो ज्यादा मानी जाएगी। और अगर आपके पास पेटेंट राइट अवेलेबल नहीं है
तो कंपैरिजन में आपके बिजनेस की गुडविल जो है वो थोड़ी कम होती है। फिर आपके पास एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट जब अच्छी होती है तो सारे काम अच्छे तरीके से पूरा करती है, वो कम कॉस्ट, राइट, अच्छा प्रॉफिट बनाती है, बिहेवियर वर्कर्स के साथ अच्छा रखती है, सोसाइटी के साथ लिंक बना के रखती है, तो उससे आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर है प्लेस ऑफ द बिजनेस। देखो, अगर आपका बिजनेस ऐसे प्लेस पे है जहां कस्टमर लोग इजीली पहुंच सकते हैं, इजीली एक्सेस है वहां पे कस्टमर्स की, तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो ज्यादा रहेगी। और अगर ऐसे प्लेस पे आपने बिजनेस अपना सेटअप कर लिया जहां पे कस्टमर इजीली पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो फिर आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो कम रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि आपने लोग की जो बिजनेस का ओनर है उसका बिहेवियर कैसा है कस्टमर्स के साथ, वो कैसी सर्विस देता है कस्टमर्स को, ठीक है ना। अब आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे दो, वो खराब हो जाए, उसके बाद आप बदलो भी ना, उसके बाद आप कस्टमर की सुनो भी ना, कस्टमर के साथ गलत टाइप का बिहेवियर करो, तो फिर कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आएंगे, तो आपकी रेपुटेशन जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप कस्टमर की सुनते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हो, तो कस्टमर बार बार आपके पास आना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं बच्चों जिससे गुडविल जो है वो अफेक्ट होती है, राइट। उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है बच्चों कि गुडविल की वैल्यू हम कब लगाते हैं, किन किन कंडीशन में गुडविल की वैल्यू हमें लगानी पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट है देखो आपके पास, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझते हो ना, जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। तो कभी भी पार्टनर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि अब अपना रेशियो जो है वो क्या कर लिया जाए, चेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाएगा, किसी का रेशियो इंक्रीज हो जाता है, किसी का रेशियो डिक्रीज हो जाता है, तो जिसका रेशियो डिक्रीज हो जाता है उसको कंपनसेट करना होता है हमने, और जिसका रेशियो बढ़ जाता है उससे पैसे लेने होते हैं। उस टाइम फर्म की गुडविल की वैल्यू जो है वो आपको लगानी पड़ती है। फिर अगर किसी नए पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं, या कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमें गुडविल में उससे हिस्सा लेना होता है, और रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर को उसका हिस्सा देना होता है हमें, ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। अगर आप किसी रनिंग बिजनेस को खरीदना चाहते हो, तो जिस बिजनेस को आप खरीदना चाहते हो बच्चों, उसकी गुडविल की वैल्यू जरूर लगानी पड़ेगी। या मान लो आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हो किसी को, तो जब आप अपना बिजनेस बेच रहे हो उस दिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन, आपके बिजनेस की गुडविल क्या है। तो गुडविल की वैल्यू तब भी लगानी पड़ती है जब बिजनेस कोई खरीदा जाता है या अपना बिजनेस बेचा जाता है। नेक्स्ट, अमेलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। ये अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी दो फर्में ना मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो एक जैसी साइज की होती है, ठीक है ना, वो इकट्ठी हो जाती है, राइट। तो इकट्ठे होने को हम क्या कहते हैं, भला अमेलगमेशन कहते हैं। तो दोनों फर्मों की गुडविल की वैल्यू जो है वो हमें लगानी पड़ती है। तो ये कई कंडीशन है जब हमारे पास फर्म की गुडविल की वैल्यू जो है वो हमें लगानी पड़ती है। अब बार बार हम गुडविल की वैल्यू लगाने की बात कर रहे हैं, तो गुडविल होती कितने टाइप की है, देखो पहले ये पढ़ लेते हैं, गुडविल कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप की गुडविल होती है बच्चों, देखो, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी होती है परचेज गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है बच्चों, अगर गुडविल आपने अपनी मेहनत से बनाई है, आपने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, मान लो आप कई सालों से मार्केट में एक ही जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, लोग आपको जानने लग गए, आपको पहचानने लग गए, आपके बिहेवियर को पसंद करने लग गए, आप बहुत मेहनत करते हो मान लो, ठीक है ना, गुड्स आप बेचते हो अच्छी क्वालिटी का सही प्राइस के ऊपर, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व करते हो, किसी का प्रोडक्ट खराब हो जाए तो आप उसे बदल देते हो। तो कई कारणों से हो सकता है कि आपके कस्टमर आपसे जुड़ जाए, राइट, वो आपको छोड़ के ना जाना चाहे। तो इसी गुडविल को आप कहते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने अपनी मेहनत से बनाई है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे होती है गुडविल बच्चों परचेज गुडविल। अब ये परचेज गुडविल क्या होता है बोला, परचेज गुडविल का मतलब होता है बेटा खरीदी हुई गुडविल। आप किसी दूसरे का नाम यूज कर रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने शहर में एक डोमिनोज के नाम से स्टार्ट करना चाहते हो, आपको पता है डोमिनोज में जो है पिज्जा बनता है और उसको जो है बेचा जाता है ना कस्टमर्स को। तो अगर आप एक डोमिनोज खोलना चाहते हो तो डोमिनोज आपने तो नहीं खोला डोमिनोज कंपनी को, राइट। आप डोमिनोज का नाम यूज करोगे और बदले में आपको उससे बहुत बड़ा मोटा अमाउंट पे करना पड़ेगा डोमिनोज कंपनी को, ठीक है ना। तो आप एक बड़ा अमाउंट दे के डोमिनोज कंपनी का नाम खरीद के ला रहे हो, उसका नाम यूज कर रहे हो, तो इसी को कहते हैं हम परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? परचेज गुडविल। ये आपने खुद मेहनत करके नाम नहीं बनाया, मेहनत किसी दूसरे ने की थी, है ना, उसने डोमिनोज का नाम बनाया। आप तो आज बिजनेस सेट करना चाहते हो अपना और आप उसका नाम जो है वो यूज कर रहे हो और बदले में आप उसे क्या दे रहे हो? थोड़ा अमाउंट दे रहे हो, ठीक है ना। जितना भी अमाउंट फिक्स हो तो वो आपके लिए क्या माना जाता है भला? परचेज गुडविल का अमाउंट, राइट। तो दो टाइप की गुडविल होगी आपकी, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है बच्चों कि परचेज गुडविल को ही आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में तो शो भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट आता है कि गुडविल की वैल्यू जो है वो कैसे लगाई जाए। कितने मेथड्स हैं हमारे पास गुडविल की वैल्यू लगाने के। गुडविल देखो इंटेंजिबल असेट्स है, लेकिन हमने उसको अगर बैलेंस शीट में शो करना है तो उसकी वैल्यू तो लगानी पड़ेगी ना बच्चों, अमाउंट तो उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो गुडविल के जो फॉर्मूले हैं बच्चों वो अधिकतर प्रॉफिट के साथ लिंक रखते हैं। आपको तो मालूम है जिस बिजनेस की जितनी ज्यादा गुडविल होगी उसके उतने ज्यादा प्रॉफिट होंगे, और जिस बिजनेस की जितने ज्यादा प्रॉफिट होंगे उसकी गुडविल भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, प्रॉफिट भी और गुडविल भी। प्रॉफिट ज्यादा तो गुडविल ज्यादा, गुडविल ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, है ना, एक दूसरे के साथ लिंक रखते हैं ये। तो इसलिए इसके मेथड भी ज्यादातर जो है ना वो प्रॉफिट से ही लिंक रखते हैं आपके। तो कितने मेथड है देखो हमारे पास गुडविल की वैल्यू लगाने के। वैसे तो कई मेथड है, लेकिन हमारे पास फिलहाल ये 3 मेथड है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली है इस चैप्टर के अंदर। तो पहले नंबर पे आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे नंबर पे है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या होते हैं, ये बाद में पढ़ते हैं हम। फिर सुपर क्या होते हैं वो देखते हैं। फिर तीसरे नंबर पे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहले तो सिर्फ इनके नाम देख लीजिए आप, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आप देखो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो है, एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कौन सा है बेटा आपका? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा बच्चों आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा तो ये ज्यादा माना जाता है वेटेड एवरेज, लेकिन सीबीएसई ने इसे हमारे सिलेबस में रखा नहीं हुआ, तो हम इसलिए सिंपल एवरेज को ही ज्यादा ध्यान में रखते हैं, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका सिंपल एवरेज। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके भी फिर दो पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपना पहला मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखते हैं हम, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फार्मूला रहेगा, देखो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखना। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? वैसे तो ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, लेकिन ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, राइट। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको पिछले 4 सालों का एवरेज करना है या पिछले 5 सालों का एवरेज करना है। तो जब भी हमें एवरेज करना होता है ना बच्चों, पहले हम उतने ही सालों के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उतने ही सालों से क्या कर लेते हैं, उसे डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, मान लो पिछले 5 सालों का हमने क्या करना है भला, एवरेज निकालना है। तो पिछले 5 सालों का एवरेज अगर हमें निकालना हो तो 1 लाख 1,20,000, ये माइनस में है तो इसका मतलब मैंने लॉस मान लिया इसे, 60,000 और 1,40,000। ये आपके पिछले 5 सालों के प्रॉफिट जो है वो दे रखे हैं। ये पहला साल है आपका जो 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है,
और ये 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। आप 1 अप्रैल 2025 को गुडविल की वैल्यू लगा रहे हो इस डेट पे, तो पिछले 5 साल ये हो गए आपके। अब पिछले 5 सालों का अगर आपको एवरेज करना है तो आपको पहले इनका टोटल करना होगा, टोटल प्रॉफिट्स, राइट। तो कैसे करोगे आप टोटल इसका? कर लेते हैं, देखो 140 और 60 2 लाख, 320 420, 420 माइनस 20, तो 4 लाख प्रॉफिट आ गया आपके। तो पिछले 5 सालों के टोटल प्रॉफिट 4 लाख है। और अगर मैं कहूँ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया तो टोटल प्रॉफिट्स, ये पहले फॉर्मूला जो लिखना आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का आपने एवरेज करना है उतने ही सालों से डिवाइड करना होगा आपको। 4 लाख डिवाइड बाय 5, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया बच्चों 80,000 रुपए। 80,000 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज का मतलब होता है बेटा 1 साल के प्रॉफिट, यानी हम लगभग हर साल 80,000 के आसपास प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए आप कि इसका मतलब क्या है। कहीं बुक में तो ये लिखा हुआ होता नहीं है। तो क्या है देखो इसका मतलब, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है ये। चलिए मान लीजिए कि मैं किसी का बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, राइट, जो बिजनेस पहले से चलता आ रहा है। किसी का बिजनेस है जो पहले से चलता आ रहा है और मैं उस बिजनेस को खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो वो बंदा है राम, जिसका मैं बिजनेस जो है वो खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कहता है मेरे को कि मैं देखो कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, कई सालों से मार्केट में बैठा हूँ मैंने बड़ी मेहनत की है। जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मैंने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे लिंक भी बनाए हैं, बहुत मैंने सेवा की है कस्टमर की, अच्छा व्यवहार रखा मैंने, अच्छा प्रोडक्ट दिया है, अच्छी सर्विस दी है, मैंने बहुत नाम बनाया हुआ है। इसीलिए मेरी फर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। उसने राम ने अपने बिजनेस के प्रॉफिट भी शो कर दिए मेरे को, ठीक है ना। तो अब क्या है कि राम ये कहता है कि आप तो अब बिजनेस खरीदना चाह रहे हो मेरे को, अब तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है, और आप जब मेरा बिजनेस खरीदोगे तो आपको तो खरीदते ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएंगे, और कस्टमर बार बार आपके पास ये सोच के आएंगे कि ये तो राम का बिजनेस है, इसका मालिक तो राम है, तो वो बार बार आपके पास मेरे नाम की वजह से आएंगे, राइट। और मैं भी इस बात को एग्री हो गया कि भाई राम ने बहुत मेहनत की हुई है और उसने बिजनेस को यहाँ तक लाने में काफी बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसने अपना बहुत नाम बना रखा है। मैं इस बात से एग्री हो गया उसकी कि इसके नाम की वजह से मुझे आने वाले 2 या 3 सालों तक तो प्रॉफिट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो राम कहता है कि अब आपको फ्यूचर में जो मेरे नाम की वजह से प्रॉफिट मिलेंगे 2 साल 3 साल 4 साल, आप उसके बदले में मुझे कुछ अमाउंट दीजिए, ठीक है ना। और मैं इस बात पे एग्री हो गया कि इसकी वजह से, राम के नाम की वजह से मुझे आगे आने वाले 3 सालों तक प्रॉफिट मिलते रहेंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। तो 3 सालों के प्रॉफिट के बदले भी तो मैं राम को एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूँ, जितनी इसकी बिजनेस की कीमत थी ना उससे एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूँ मैं, राइट। वो किस वजह से? क्योंकि इसके नाम की वजह से मुझे 3 सालों तक प्रॉफिट मिलने हैं, राइट। तो मैं तो इसका मतलब 3 सालों के प्रॉफिट भी इससे खरीद ही तो रहा हूँ राम से। कितने सालों के प्रॉफिट खरीद रहा हूँ? 3 सालों के। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि 1 साल के प्रॉफिट आपके 80,000 है और आप कितने सालों के प्रॉफिट खरीद रहे हो? 3 सालों के। तो 3 सालों के प्रॉफिट के बराबर राम के बिजनेस की क्या हो जाएगी भला? गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसे सिंपल मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को कि क्या होता है ये आप कितने सालों के प्रॉफिट के बराबर गुडविल मान रहे हो बिजनेस की। क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2 साल या 3 साल। अगर 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आपने क्या करना है बच्चों? फर्म की गुडविल की वैल्यू जो है वो लगा देनी है। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, देखो सिंपल। आपने क्या किया? 5 सालों के प्रॉफिट का टोटल किया और उसे 5 से कर दिया डिवाइड, निकल आया एवरेज प्रॉफिट। और जैसे एवरेज आ गया इसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दो मल्टीप्लाई, जितना भी दे रखा हो नंबर ऑफ ईयर परचेज,
तो 160 आपकी क्या आ गई, इसके बिजनेस की गुडविल आ गई, ठीक है ना, राइट। अब मान लो मैं राम का बिजनेस जो खरीद रहा हूं, अगर मान लो इसकी एसेट्स थी 10 लाख रुपए की, जैसे बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, गुड्स था, 10 लाख थी, इसकी लायबिलिटीज थी 2 लाख की, तो वैसे तो इसकी बिजनेस की वैल्यू बनती है 8 लाख, लेकिन मुझे इसको इसकी रेपुटेशन के 1,60,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने होंगे, तो वो मैं 9,60,000 रुपए पे करूंगा। इसका मतलब इस बिजनेस के 1,60,000 किस बात पे दे रहा हूं मैं उसको, उसकी गुडविल के, है ना। तो ये गुडविल की वैल्यू मैंने कैसे लगाई थी, जो इसके पिछले सालों के प्रॉफिट्स थे उनके बेस पे गुडविल जो है वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। अब जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, नेचुरली सी बात है उसकी गुडविल भी उतनी ही ज्यादा आएगी, और जो प्रॉफिट कम कमा रहा होगा बिजनेस, उस बिजनेस की गुडविल भी जो है वो कम रहेगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये है आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक पॉइंट और बच्चों, यहाँ पे जब आप एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे ये प्रॉफिट लेते हो ना, तो याद ये रखना है कि हमें ये बिजनेस के रेवेन्यू प्रॉफिट लेने होते हैं। कौन से प्रॉफिट लेने होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं, ये हमने +1 में पढ़ा था बच्चों कि प्रॉफिट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट और दूसरे होते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना जरा। रेवेन्यू प्रॉफिट मींस, मान लीजिए हमारा कपड़ा बनाने का और बेचने का बिजनेस है, तो कपड़ा बनाने और बेचने से जो प्रॉफिट होगा ना बच्चों, वो तो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा किसी और कारण से अगर हमें कोई प्रॉफिट मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट या अबनॉर्मल प्रॉफिट। वो हर रोज नहीं मिलता हमारे को, ठीक है ना। अब हमारा बिजनेस मान लो केमिस्ट मेडिसिन का है, तो मेडिसिन बेचने से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। अगर उसके अलावा किसी और कारण से प्रॉफिट मिल जाए, जैसे मान लो हमने अपना फर्नीचर बेच दिया और वो प्रॉफिट मिल गया, ठीक है ना, तो इसमें तो वो प्रॉफिट भी शामिल होता है। जब आप P&L अकाउंट बनाते हो बच्चों और जो प्रॉफिट पता करते हो, वो तो टोटल प्रॉफिट होता है आपका, उसमें तो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट भी शामिल होता है और कैपिटल प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो ये जो प्रॉफिट लिखे हुए हैं ये किसी बिजनेस के पिछले सालों के टोटल प्रॉफिट्स हैं। तो आपको गुडविल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट्स को ही कंसीडर करना होता है, ठीक है ना। तो याद ये रखना है आपको कि ये बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए आपके, जो आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। ये पिछले सालों में भी मिले हैं और इसी की तरह अगले सालों में भी ये प्रॉफिट जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखो कि ये जो प्रॉफिट है आपके, ये तो टोटल प्रॉफिट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये P&L अकाउंट से आपको पता चले हुए हैं। तो वो जो प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट आप निकालते थे P&L में, वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता सिर्फ, उसमें तो कैपिटल प्रॉफिट भी जुड़े हुए होते हैं। तो आप इसको रेवेन्यू प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो कुछ एडजस्टमेंट नेचुरली सी बात है करनी पड़ेगी, राइट। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है और उसका क्या इफेक्ट है, जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, अब नॉर्मल गेन। अगर मान लो आपको किसी साल कोई अब नॉर्मल गेन मिला हुआ है, तो वो इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। ये प्रॉफिट निकालते टाइम आपने उसको ऐड कर रखा होगा, तो आपने उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें आगे मिलने वाला नहीं है, ये हर साल मिलने वाला प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। तो इसीलिए इसे क्या कर दिया जाएगा, प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा। अगर बाय चांस किसी साल कोई अबनॉर्मल लॉस घटाई हुई आपने प्रॉफिट निकालते टाइम, अबनॉर्मल लॉस, मान लो आपने ये जो दूसरे साल के प्रॉफिट कैलकुलेट किए 1,20,000, इस साल फैक्ट्री में एक आग लग गई थी, ठीक है, और 50,000 का हमारा लॉस हो गया था। इंश्योरेंस कंपनी से 30,000 मिल भी गए थे, उसके बावजूद भी 20,000 की तो लॉस थी ना हमारी। तो वो जो लॉस होती है बच्चों, वो हर साल होने वाली लॉस नहीं है, वो हमारी रेवेन्यू नेचर की लॉस नहीं है, वो कैपिटल नेचर की लॉस है, वो अबनॉर्मल लॉस है। वो 20,000 अगर हमने प्रॉफिट में से माइनस किए हुए हैं, घटाए हुए हैं, तो आपको वो वापस प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड कर देने हैं, ताकि आपके सही रेवेन्यू प्रॉफिट जो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे वो पता चल सके। इसीलिए अबनॉर्मल लॉस को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। याद करो बच्चों, देखो समझो इसको कि अबनॉर्मल गेन आपने क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं,
क्योंकि ये हर साल मिलने वाले प्रॉफिट नहीं है, ये रूटीन एक्टिविटी से मिलने वाले प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए माइनस कर देते हैं। और अब नॉर्मल लॉस जो पहले से माइनस कर रखी होती है आपने प्रॉफिट निकालते टाइम, वो वापस क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। अगर बाय चांस किसी साल कोई एक्सपेंसेस माइनस करना रह गया हो, जैसे आपको ये बताया जाए कि इस साल के प्रॉफिट निकालते टाइम एक एक्सपेंसेस रह गया था माइनस करना, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था हमने, तो अब कर लो, आपने अपने प्रॉफिट को करेक्ट कर लेना है। अगर कोई इनकम ऐड करने से रह गई थी तो इनकम को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और मिस्टेक भी अक्सर आती है देखो पेपर में, वो क्या होती है कि गलती से अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया हो या किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया हो, ठीक है ना, उसका भी प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा हुआ होता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये +1 में आपने कंसेप्ट पहले पढ़ी है बच्चों, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये हमारे डेली रूटीन के खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर में मिलना है, राइट, अगले सालों में इनका बेनिफिट नहीं मिलना। और ऐसे खर्चे जो होते हैं ना बच्चों, वो P&L की डेबिट साइड में आते हैं, P&L की डेबिट साइड में, और प्रॉफिट निकालते टाइम हम इन्हें माइनस कर देते हैं। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए किए गए खर्चे, जैसे आपने मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, तो अमाउंट तो आपने उसके ऊपर भी खर्च किया है, लेकिन इसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलना है। इसे आप P&L में नहीं लिखते, इसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम माइनस नहीं करते आप, इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हो। इनका सिर्फ डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है आपका, सिर्फ वो आपने P&L में लिखना होता है, यानी वो प्रॉफिट में से घटाना होता है नेट प्रॉफिट निकालते टाइम, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी एसेट होती है, वो बैलेंस शीट में आती है, राइट। अब मान लीजिए आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो बैलेंस शीट में आनी चाहिए, लेकिन आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया, यानी आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, खर्चा मान लिया सिंपल, और आपने अपने प्रॉफिट में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, वापस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, वापस प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना होता है, वो डेप्शन हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है, उससे प्रॉफिट में से माइनस जो है वो कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर ध्यान से सुन लें, मान लीजिए आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आनी चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया, उसे खर्चा मान लिया, तो इसका मतलब उस साल आपने प्रॉफिट क्या कर दिए, कम कर दिए, तो आप उसे प्रॉफिट में वापस क्या कर लो, ऐड कर लो। और अब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि मोटरसाइकिल पे 10% डेप्रिसिएशन भी लगाना है, तो अभी तक तो आपने मोटरसाइकिल को एसेट माना ही नहीं था, अब आप उसे एसेट मान रहे हो, तो इसके ऊपर अब आपको डेप्शन जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। डेप्शन लगाने से प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जिस साल मोटरसाइकिल खरीदी होगी ना, उसके बाद से डेप्शन लगाना शुरू, उसी साल से, राइट। और एक लास्ट पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खर्चा अभी तक तो नहीं होता था पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में कोई खर्चा हमें हर साल करना होगा। जैसे पहले तो हम इंश्योरेंस नहीं कराते थे, लेकिन अब आगे फ्यूचर में इंश्योरेंस कराना पड़ेगा हमें प्रॉपर्टी का, तो हर साल एक खर्चा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम का, राइट। अगर इस तरीके से कोई एनुअल खर्चा दे रखा हो कि ये होगा, तो आपको प्रॉफिट में से हर साल क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एवरेज निकाल लो, फिर एक ही बार माइनस कर लो, तब भी काम चल सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे आपके, उनका फिर आपको एवरेज जो है वो करना होगा, राइट। तो ये है आपके पास सबसे मेन पॉइंट, पेपर में देखो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, ठीक है ना, और कल मैं आपको सिखाऊंगा इसके क्वेश्चंस अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। बाय बाय।